गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको लैमार्कवाद के बारे में बताएंगे। ठीक है, लैमार्कवाद क्या होता है। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था कि जैव विकास के सिद्धांत के संबंध में क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, वो सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस करी थी। ठीक है, और हमने बताया था कि जीवों के विकास के संबंध में ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, बताए गए थे। ठीक है, इसी के बारे में इसका पूरा अध्ययन इन्होंने किया। जैसे लैमार्कवाद, डार्विनवाद जिसने दिया था वो डार्विन थे। ठीक है, और इगोडिवरिस का उत्परिवर्तनवाद, ये वाद आपको सारे बताएंगे अब। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैमार्कवाद के बारे में होगा। और लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, पूरी डिटेल इन्होंने इसमें दी थी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैमार्कवाद। ठीक है, लैमार्कवाद या लैमार्किज्म कहा जाता है, लैमार्किज्म। ठीक है, इन्होंने जैव विकास के संबंध में अपने कुछ नियम दिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिससे इन्होंने सिद्ध किया कि जैव विकास किस तरीके से जीवों का विकास होता है, या जो भी चीज़ें नहीं उपयुक्त उनका कैसे धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं, उसका नाश हो जाता है। ठीक है, वेस्ट हो जाती है, तो वो बाद में जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी होती है उसमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो लैमार्कवाद था, ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, जिसे लैमार्कवाद के सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, या इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जो लैमार्किज्म है या लैमार्कवाद जो है, इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत था मुख्य 4 मूल धारणाओं पर आधारित था। ठीक है, 4 धारणाओं पर आधारित था। इसमें सबसे पहला जो हमारा धारणा थी, लैमार्कवाद ने जो धारणा दी थी वो क्या थी? बड़े होने की प्रवृत्ति थी, बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरा जो था, जो दूसरा हमारा इनका जो सिद्धांत था, अंगों का अधिक या कम उपयोग। ठीक है, अंगों का अधिक या कम उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट जो था वातावरण का सीधा प्रभाव। क्या था? वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, ये 3। और हमारा जो चौथा जो हमारा पॉइंट था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चौथा जो था वो क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो लैमार्कवाद ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस लैमार्कवाद के सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रमुख धारणाएं बनाई थी, और इन्हीं 4 धारणाओं के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नियम दिया था और बताया था कि किस तरीके से जैव विकास संभव हो सका या संभव कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ें बताई थी। अगर इंग्लिश में हम बात करें, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेंडेंसी इन इंक्रीजिंग या इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? टेंडेंसी इन इंक्रीज इन साइज, मीन्स बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक, दूसरा जो था डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। क्या है? जो हमारा ये वाला है। ठीक है, क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मीन्स वातावरण का सीधा प्रभाव किस तरीके से इसमें पड़ा। ठीक है, जो हमारा थर्ड था, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इफेक्ट ऑफ यूज एंड unused
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चौथा जो हमारा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति मींस इनहेरिटेंस। क्या था चौथा हमारा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये चार मूल धारणाओं पर आधारित ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, लैमार्कवाद। ठीक है, जो सिद्धांत बनाया गया था। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने बताया था कि बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, मीन्स इन्होंने ये बताया था कि कोई भी जीव है उनमें बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये क्या है, निरंतर ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, बच्चा कोई भी है, चाहे वो सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, स्टार्ट होती है तो एकदम सूक्ष्म रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा होता चला जाता है। चाहे ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करें, चाहे जिसकी भी बात करें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके पूरे जीव शरीर का जितने भी माप होती है, चाहे हम आकार कहें या उसकी लंबाई कहें या चौड़ाई कहें या किसी भी अंग की अगर हम कहें, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो ये इन्होंने प्रवृत्ति बताई थी बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, मीन्स क्या बताया था इन्होंने कि कोई भी अंग शरीर का वो क्या है, निरंतर ग्रो करता रहता है, एक सीमा तक बढ़ता रहता है। कुछ अंग ऐसे होते हैं तो निरंतर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो बड़े होने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है किसी भी जीव में। ठीक, नेक्स्ट हमने बताया, नेक्स्ट हमारा जो था अंगों का अधिक एवं कम उपयोग जो है, मीन्स क्या है, अंगों का अधिक और कम उपयोग का मतलब क्या है कि क्या जो भी अंग, ठीक है, प्रयोग में लाए गए, ठीक, वो क्या है, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले गए। ठीक है, और जो अंग उपयोग में नहीं हुए या धीरे धीरे क्या हुआ, उनका उपयोग कम होने लगा, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में या उसके नेक्स्ट पीढ़ी में वो क्या हो गए, घटते चले गए या समाप्त हो गए या विलुप्त हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग के बारे में बताया था कि जो अंग निरंतर यूज में है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे, और जिनका यूज नहीं किया जा रहा है वो एक पीढ़ी या दो पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के बाद लुप्त हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य में कर्णपल्लों की जो पेशियाँ थी वो भी क्या है, विलुप्त हैं। ठीक है, क्योंकि पहले उनका यूज कुछ होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका यूज केवल सुनने में होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए, विनाश हो गया या नाश हो गया उसका। ठीक है, क्योंकि वह उपयोग में नहीं लाया गया। अगर हम कहें जो मनुष्य की जो पूंछ पहले क्या थी, मनुष्य में पूंछ होती थी, क्योंकि हम लोग बंदर के पूर्वज थे। ठीक है, तो मनुष्य में पहले पूंछ होती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस पूंछ का उपयोग ना होने के कारण वो क्या हुई, विलुप्त की कगार पर पहुंच गई, और जो नेक्स्ट जनरेशन थी, नेक्स्ट जनरेशन आती गई, उस जनरेशन में क्या हुई, जो पूंछ थी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये क्या था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग था। ठीक है, या जो हम अंग अधिक यूज कर रहे हैं तो वो निरंतर आगे बढ़ते चले गए। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल है जिराफ का, जो कि भी हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू में। ठीक, तो इस तरीके से अंगों का उपयोग और अनुपयोग होता रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है, वो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव कैसे पड़ा, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का कैसे प्रभाव पड़ा जीवन में, जो आचरण स्वभाव, ठीक है, वातावरणीय दशाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मनुष्य की क्या आचरण है, कैसा प्रभाव किसी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, किस तरीके से वो प्रभावित कर रहा है किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष को, तो इस तरीके से ये वातावरण पर सीधा प्रभाव भी डालता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, शरीर की आकृति, रंग, स्वास्थ्य, विकास आदि पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और उसके लक्षण क्या होते हैं, अगर कोई मनुष्य अच्छा है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो भी किसी भी दूसरे के ऊपर क्या होगा, अच्छा पड़ेगा। ठीक है, या किसी का स्वभाव बेकार है तो वो उस पर भी प्रभाव क्या होगा, गलत प्रकार से प्रभाव दूसरों पर डालेगा और उस पर भी वो प्रभाव क्या होगा, खराब पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से वातावरण का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। ठीक है, उसका आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वातावरण के प्रभाव में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, तीसरा जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के बारे में बताया था, वो वातावरण का प्रभाव था। ठीक है, और चौथा हमारा जो है, चौथा पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति थी, अब उसमें किस तरीके से इन्होंने किया, जीव के जीवन काल में वातावरणीय दशाओं के सीधे प्रभाव से या अंगों का उपयोग या अनुपयोग करने पर जो भी परिवर्तन शरीर में हो जाता है,
ठीक है, वही क्या कहलाता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। मिस अंगों का उपयोग या अनुपयोग हुआ, मतलब किसी भी अंगों का आपने उपयोग किया, ठीक, तो उसमें वो जो अंग है अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और जो भी स्वभाव हम अपना इधर बना रहे हैं तो वही आगे भी हमारा स्वभाव होता चला जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं और वही कहलाते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण क्या हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं या इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण आगे बढ़ रहे हैं या किस तरीके से वो आगे बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ में बताया था, ये वंश जो कि क्या होते हैं बाद में धीरे से वंशागत हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो अपनी जो संतान न्यू संतान होती है उसमें क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण क्या कहलाते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं और धीरे धीरे नई नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। तो हमने चारों पॉइंट बताए कि इन्होंने क्या धारणाएं प्रस्तुत की थी और किस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जैव विकास में ये बहुत ही योगदान देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेमार्क ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। एग्जाम्पल में जैसे इन्होंने सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया था वो जिराफ का दिया था, ठीक है, जिराफ, ठीक है। जिराफ का उदाहरण इन्होंने दिया था, कैसे दिया था, जिराफ जो थे पहले बकरी जैसी होती है उसी के समान थे, मीन्स उसके जो पैर थे वो बड़े नहीं थे, एकदम बकरी के समान थे और छोटे थे, ठीक है, इतने लंबे लंबे भी जिराफ नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन कुछ वातावरण में परिवर्तन आया, पर्यावरण में परिवर्तन आया, जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी की उथल पुथल के कारण क्या हुई, जो जमीन में घास आस थी वो सबका नाश होता गया, ठीक है, और केवल पेड़ के ऊंचे ऊंचे पत्ते ही बचे, ठीक है। तो उन्हें अपने भोजन के लिए, उनको भोजन करने के लिए घास फूस या पेड़ पौधों की जरूरत थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब उनको पृथ्वी पर या जमीन पर नहीं मिली वो चीज़, तो क्या किया उन्होंने, जो पेड़ था तो वो वृक्ष से ऊंची ऊंची पत्तियों को उन्होंने खाना शुरू किया, ठीक है, जिस पर उन्हें क्या होती थी, बहुत ही कठिनाई होती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपनी जो गर्दन थी वो गर्दन धीरे धीरे उचकाई ऊपर, ठीक है, पेड़ के पत्ते को खाने के लिए, ठीक, और क्या किया, अपने जो आगे के पैर थे, अगले जो उनके पैर थे उनको धीरे धीरे उचकाना चालू किया, ठीक है। यही निरंतर होता गया और जो क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हो गया, वंशागत होता चला गया, ठीक है। वंशागत में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ने लगा, मीन्स जो अगली संतान हुई वो कैसे हुई, लंबी गर्दन वाली, और आगे के पैर कैसे थे, थोड़े उठे हुए थे, या आगे के पैर दोनों बड़े थे और पीछे के छोटे थे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वंशागत, ठीक है। तो इन्होंने जो लेमार्क थे, लेमार्क ने इसका अच्छा उदाहरण दिया था कि इन्हें वातावरणीय दशाओं के कारण क्या हुआ, उनमें परिवर्तन होता गया और परिवर्तन के कारण ही क्या हुआ, उनकी जो गर्दन थी और जो आगे के दोनों पैर थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, लंबे होते गए, ठीक है। और ये क्या हो गया, वंशागत हो गया, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में दिखाई दी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक उदाहरण बताया था। दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो इन्होंने दूसरा उदाहरण जो दिया था वो सर्प का, ठीक है, सर्पों का उदाहरण इन्होंने दिया था। उसके बारे में उन्होंने बताया था, जो सर्पों के उदाहरण में बताया था, इन्होंने बताया था कि सर्प जो सांप है, ठीक है, उनमें पहले क्या हुआ करती थी, पैर हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उनका यूज ना होने का, ठीक है, सर्प के पहले टांगे हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें क्या है, ये सरीसृप की श्रेणी में आते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं, तो रेंग कर चलने में उन्हें क्या हुई धीरे धीरे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, वो पैरों का यूज कम करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पैरों का यूज कम होता गया, मीन्स अंगों का उपयोग जो था वो बहुत कम होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है। और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि उनके जब वो उनकी नई संतान होती थी तो वो क्या होते थे, पूरी तरीके से उनमें पैर लुप्त हो गए या विलुप्त हो गए, ठीक है। तो ये भी क्या हुए, वंशागत हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें सांपों को क्या है, सांप को बिल में घुसना रहता है, ठीक है, तो बिल में घुसने में उसको क्या हो गई, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था पैरों के कारण, ठीक है। तो वो पैर का यूज ना करके, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करते गए, रेंगकर ही बहुत ही अधिक मात्रा में चलने लगे और धीरे धीरे यही लक्षण क्या था, उनका वंशागत हो गया, ठीक है, वंशागत हो गया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये इन्होंने ये अच्छा सा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था।
ठीक है, सर्पों का और जिराफ का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इसी धारणा के तहत इन्होंने जैव विकास के संबंध में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए और सिद्ध किया कि जैव विकास किस तरीके से होता है और कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, हमने आपको बताया लैमार्कवाद होता क्या है। ठीक है, लैमार्कवाद ने अपनी एक पुस्तक ली थी, ठीक है, लिखी थी। पुस्तक का नाम जो था, उस पुस्तक का जो नाम था वो कौन सी पुस्तक थी? बुक जो उनकी थी, बुक नेम था फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, क्या था? फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, ये उनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट में या जो MCQ होता है वो इसमें आता है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? फिलॉसफी जूलॉजी इन 1809। 1809 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसी में पूरा लैमार्कवाद का वर्णन और सारी चीज़ें इन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हमने आपको लैमार्कवाद बताया, उसे कितनी धारणाओं पर आधारित था लैमार्कवाद वो हमने बताया, उसके क्या क्या उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए। ठीक है, जिराफ का और सर्पों का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लैमार्कवाद आज समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो जरूर देखा करें। बिना वीडियो देखे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याएं होंगी। ठीक है, तो वीडियो आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, बिना वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी भी करते रहे। हो सकता है कि आगे एग्ज़ाम भी हो। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा। तो अगर आप लोग बायोलॉजी में तैयारी नहीं करेंगे, प्री प्रिपेयर नहीं होंगे, तो शायद आप लोग जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाओगे। टेस्ट मान लीजिए आप लोग MCQ आते हैं, कुछ पॉइंट आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूरा दिया जाए, फॉर्मेटली मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी अगर आपको प्री प्रिपेयर नहीं है। पहले से आप लोग अच्छे से उसको लर्न करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, जो भी समस्या हुआ करे वो हमसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, कोई भी समस्या कोई प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।